जिंदगी अब पहाड़ जैसन लागे लागल बा, सुखालो में बाढ़ जैसन लागे लागल बा। कुछ वो कहाँ बा अपन, अब सब झूठिए के भरम बा। फफियो अब उधार जैसन लागे लागल बा। चल जा आज के कार्यक्रम के तरह बढ़त हैं। आज का टॉपिक है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 750 से 1200 ईस्वी तक के बीच में राजाओं का हम अध्ययन करेंगे, राजवंशों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में एक राजवंश है जिसका नाम है बंगाल का पाल राजवंश। बंगाल का पाल राजवंश, ये जो बंगाल का पाल राजवंश है सबसे पहले हम इसके उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये लोग जन्म लिए, कैसे ये लोग सत्ता में आए और इनके इतिहास के बारे में जानने के विषय में जानने के स्रोत साधन क्या क्या है, किन किन उपकरणों के द्वारा हम पाल वंश के बारे में जान सकते हैं, उन सब के बारे में मुन्ना लोग मुन्ना यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे एक इतिहास जानने के या इतिहास के विषय में जानने के स्रोत या साधन। स्रोत या साधन एक ही बात है। इतिहास जानने के स्रोत, बंगाल के पाल वंश के इतिहास जानने के स्रोत या साधन। तो यहाँ पर कोई भी राजवंश हो, चाहे पाल वंश हो, मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, कोई भी राजवंश हो, उन सब के बारे में जानने के लिए तीन महत्वपूर्ण मुख्य टॉपिक पॉइंट होते हैं। एक तो साहित्य से हम इनके प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं, दूसरा होता है लेखों से जान सकते हैं, तीसरा होता है विदेशी विवरण से हम इनके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर साहित्य तथा लेखों से पाल वंश के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पाल वंश के जानने के स्रोत लेखों से कुछ प्रमुख लेख इस प्रकार हैं जो हमें पाल वंश के राजाओं के बारे में बताते हैं। तो सबसे प्रमुख पहला इनमें अभिलेख है धर्मपाल का खालिमपुर अभिलेख। कौन? खालिमपुर अभिलेख, धर्मपाल का खालिमपुर अभिलेख। दूसरा है देवपाल का मुंगेर अभिलेख। तीसरा है नारायणपाल का भागलपुर अभिलेख। नारायणपाल का बाल की खाल, नारायणपाल का भागलपुर अभिलेख। चौथा है नारायणपाल का ही है नारायणपाल का बदामी खाया ना है, एक जिला का नाम है बदामी अभिलेख। अभी इन सब के बारे में बता रहे हैं क्या है। पांचवा पॉइंट पर आता है महिपाल प्रथम का, इसके तीन अभिलेख मिलते हैं महिपाल प्रथम के। पहला जो है इसमें बनगढ़ का अभिलेख, दूसरा है नालंदा, तीसरा है नालंदा। कौन? नालंदा। और चौथा तीसरा बा मुजफ्फर। कौन? फर
मुजफ्फरपुर, वह बिहार का जो जिला है मुजफ्फरपुर, हुए मुजफ्फरपुर अभिलेख। एक बात बता दे रहे हैं, उसको आप लोग गठरी बांध लीजिएगा, चाहे रुमाल में होगा तो रुमाल में बांधना लगो, चाहे लुंगी होगा तो लुंगी में बांधना, चाहे ओढ़नी होगा तो ओढ़नी में बांधला, और खूंटा में बांध के जो गठिया ला तब खोलबा तो लौकी की हाँ ये हवे। तो जितना भी अभिलेख, प्रशस्ति, स्तंभलेख होते हैं वे सब किसी न किसी जगह, स्थान के नाम पर ही उन अभिलेखों का नाम रखा होता है। तो जितने भी यहाँ पर अभिलेख दिए हुए हैं किसी न किसी जगह या नाम के, स्थान के नाम पर ही रखे गए हैं। तो खालीपुर जो है, मुंगेर जो है, भागलपुर जो है, ये सभी जो लिखे गए हैं यह सब एक बिहार के जिलों के नाम हैं। पता चल गया ना कि यहाँ पे स्थान के नाम। इन्हीं अभिलेखों से हम बंगाल के पाल वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बुझे सब लोग? इसके बाद आता है पाल वंश। बंगाल के पाल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ही लोग जन्मे। तो पॉइंट आता है कि उत्पत्ति, हेडिंग है उत्पत्ति, उत्पत्ति पति ना उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो सबसे पहले है एक शासक शशांक नाम का, शशांक की मृत्यु के बाद लगभग एक शताब्दी, यानी कहने का मतलब क्या है, एक शताब्दी का मतलब 100 वर्ष तक बंगाल में, 100 शताब्दी तक बंगाल में, गाल में ना बंगाल में, कहाँ बंगाल में, नहीं देखो, बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण फैला रहा, फिगुड़ा ना फैला रहा। तो यहाँ पर एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा, ये जो शशांक है यह कौन था, ये बंगाल में कहाँ से आ गया। यह जो शशांक है यह 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक बंगाल पर शासन कर रहा था, जो यह बंगाल का एक हिंदू राजा था। कौन था शशांक? बंगाल का एक हिंदू राजा जो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक, यानी कहने का मतलब इसका है कि 637-38 ईस्वी तक लगभग ही शशांक बंगाल पर शासन किया। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो बंगाल में लगभग 100 वर्ष तक अराजकता मतलब कि जब किसी राज्य में कोई राजा या किसी कोई शासक वहां पर शासन करने वाला नहीं होता है तो उसको कहते हैं कि अराजकता, यानी भ्रष्टाचार, अभद्रता, अव्यवस्था मतलब गड़बड़ी। जब ऐसी स्थिति वहां पर बनती है तो उसको कहते हैं अराजकता तथा अव्यवस्था। इसी प्रकार का स्थिति 100 वर्षों तक बंगाल में रहा। फिर 8वीं सदी में क्या हुआ, 8वीं शताब्दी में अशांति और अव्यवस्था से उबकर बंगाल के कुछ प्रमुख नागरिकों में, जो गिने चुने नागरिक थे, बड़े बड़े प्रतिष्ठित, उन्होंने गोपाल नामक, क्या किया वो लोग, गोपाल नामक एक सुयोग्य
सुयोग्य सेनानायक को पाल राजवंश का गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को बंगाल का राजा बनाया, जिसने पाल राजवंश की स्थापना किया। यानी गोपाल ही पाल राजवंश का संस्थापक था। यह जब गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया तो लगभग उस समय 750 ईस्वी के लगभग यह पाल वंश की स्थापना किया। यह एक क्षत्रिय शासक था। इसके बाद यह लगभग 20 वर्षों तक बंगाल के पाल वंश की गद्दी पर सिंहासन रूढ़ रहा। इसके बाद आता है इसका पुत्र। बंगाल के पाल वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से था वह है गोपाल का पुत्र धर्मपाल नाम का शासक था। इसके बारे में हम सविस्तार अध्ययन करेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र में लगभग सभी पूछा था, देखने पर पता चला है। धर्मपाल जो था ही 770 से 810 ईस्वी तक। वाह भाई वाह, चपले वाले लड़का। धर्मपाल नाम का शासक 770 से 810 ईस्वी तक, यानी लगभग 40 वर्षों तक सिंहासन पर बैठल है। नहीं, बड़ा देर तक शासन कैल। तो एक बाद हम छोटी छोटी पॉइंट देकर इसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद पहले छोटा सा, फिर इसका विस्तार, फिर छोटा, फिर विस्तार। इससे क्या होता है कि परीक्षा में जब परीक्षा समीप आती है तो हमको याद करने में आसानी हो जाती है, जिससे हमारा समय भी बचता है। तब सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट दे देकर। पहला पॉइंट है धर्मपाल जो था गोपाल का पुत्र यानी बेटा तथा उत्तराधिकारी था। कौन था? उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी मतलब कि जब कोई राजा अपनी विरासत में मिली हुई राज्य पर शासन करता है, यानी पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, तो उसको कहते हैं कि उसका उत्तराधिकारी। यानी एक के बाद एक, उसी के घराने का, उसकी कुल का, उसी के वंश का जब शासक होता है तो उसको कहते हैं कि उत्तराधिकारी। जिस समय यह गोपाल पाल वंश की गद्दी पर बैठा, उस समय तक उत्तर भारत में एक और राजवंश जिसका नाम है प्रतिहार राजवंश, उस समय तक इसकी भी स्थापना हो चुकी थी। प्रतिहार राजवंश, उसका शासक था वत्सराज, जो अपनी साम्राज्य को पूरब दिशा की ओर बढ़ाने में लगा हुआ था। और इसकी दृष्टि और धर्मपाल की दृष्टि दोनों ही उत्तर प्रदेश से कन्नौज राज पर टिकी हुई थी जीतने के लिए। और ये दोनों तो उत्तर भारत में है, लेकिन इसके विपरीत जो है वह दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत में उस समय क्या था? दक्षिण भारत में उस समय जब इसकी धर्मपाल जब गद्दी पर बैठा तो उस समय ध्रुव नाम का एक शासक जो राष्ट्रकूट वंश का था, वो भी गद्दी पर बैठा। यह एक शक्तिशाली शासक था इसकी भी दृष्टि कन्नौज राज्य पर पड़ी हुई थी। तो जब इन तीनों की दृष्टि कन्नौज राज्य पर पड़ी हुई थी तो सबसे पहले पाल वंश के राजा धर्मपाल और प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें प्रतिहार नरेश वत्सराज ने क्या किया? धर्मपाल को, बाबू लोग नहीं देखा,
धर्मपाल को पराजित किया। पराजित करने के बाद वत्सराज ने अपने द्वारा चुना गया एक शासक जिसका नाम इंदिरायुध था, कन्नौज की गद्दी पर उसको बिठा दिया। बैठा दिया। बैठाने के बाद वत्सराज का युद्ध राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के साथ हुआ। किसके साथ? ध्रुव के साथ वत्सराज का युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में जो वत्सराज था पराजित हो गया। पराजित होने के बाद ध्रुव ने उस कन्नौज राज्य पर अधिकार नहीं किया। उसका उद्देश्य कन्नौज राज्य पर या किसी भी राज्य पर अधिकार करना नहीं था। ध्रुव का उद्देश्य यह था सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाना। तो उसका उद्देश्य यह था अपनी शक्ति को बढ़ाना। फिर इसके बाद ध्रुव ने, पॉइंट नंबर 6 पर आता है, ध्रुव ने जब वत्सराज को पराजित किया, फिर इसके बाद वह धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। धर्मपाल जो यही जो था धर्मपाल, पाल वंश का शासक, धर्मपाल को पराजित करने के बाद ध्रुव ने किसी निजी कारण से अपने स्वदेश दक्षिण भारत लौट गया जहां से वो आया था। इसके बाद धर्मपाल ने अपनी शक्ति को संगठित करके संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया और पुनः यह जो धर्मपाल था यह प्रतिहार नरेश वत्सराज पर आक्रमण किया। 7वां पॉइंट पर आता है, प्रतिहार नरेश वत्सराज पर आक्रमण किया तो धर्मपाल ने वत्सराज को पराजित कर दिया और कन्नौज का शासक जो इंदिरायुध था उसको भगाकर वहां से उसको हटाकर अपना शासक चक्रायुध नामक वहां का राजा बनाया। चक्रायुध को धर्मपाल जो था वत्सराज को पराजित कर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। जब ई कन्नौज पर धर्मपाल अधिकार कैल, ओके हथिया लियल, हथिया ना वो हथिया वाला दूसरा हो जाए, मतलब उस पर अधिकार कर लिया। तब एक बाद धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख में बताया गया है कि अब अधिकार कर लिया तो यह कन्नौज में एक राज दरबार किया है जिसमें बहुत दूर दूर से राजा आए थे, जिसमें कुछ प्रमुख राजा इस प्रकार हैं। अन्य देखिए, भोज, मत्स्य, यदु, यमन, अवंती वही मालवा का क्षेत्र जो है, अवंती, गांधार, ये सभी प्रदेश हैं जितने भी भोज, मत्स्य, यदु, यमन, अवंती, सब एक प्रदेश के नाम। आदि मतलब जो इसके अलावा भी और राजा आए थे, इन सभी ने भाग लिया। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि धर्मपाल जो था इसका साम्राज्य बंगाल की सीमा से लेकर बिहार की सीमा तक विस्तृत था। और तारानाथ के अनुसार इसका साम्राज्य विस्तार, तारानाथ धर्मपाल के साम्राज्य को इस प्रकार बताता है कि इसका जो साम्राज्य था तारानाथ, इसका धर्मपाल का साम्राज्य पूरब में बंगाल की सीमा से लेकर, बंगाल की सीमा नाम नहीं है, क्षेत्र है इसका, सीमा मतलब क्षेत्र, बंगाल की सीमा से लेकर लेकर पश्चिम में पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र, पंजाब तथा उत्तर में हिमालय से लेकर
उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कहां, दक्षिण में बरार तक इसका क्षेत्र विस्तृत था। दक्षिण में बरार वाला नाम अछरी वाला है, ये एक क्षेत्र है, राज्य है जो बरार के नाम से जाना जाता है। बरार तक विस्तृत था। बरार मतलब बिहार के लगभग आसपास ही एक क्षेत्र है, बिहार तक विस्तृत। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो धर्मपाल था इसका राज्य बहुत दूर तक बहुत अधिक भूभाग पर विस्तृत था। 11वीं शताब्दी के गुजरात के प्रसिद्ध लेखक फोडल, कमंडल फोडल जो थे, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक उदय सुंदरम कथा, फोडल गुजरात के प्रसिद्ध कवि हैं फोडल, 11वीं सदी के, कौन सदी के यानी 11वीं शताब्दी के, ये अपने पुस्तक उदय सुंदरी, ये सुंदरी है नहीं देख, उदय सुंदरी कथा तथास्तु पुत्र, इधर देखो, उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से सम्मानित करते हैं बच्चा। उदय सुंदरी कथा में, अपनी पुस्तक उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित करते हैं। जब धर्मपाल राज दरबार कर रहा था कन्नौज में, उसी समय प्रतिहार वंश का एक शक्तिशाली शासक वत्सराज का बेटा पुत्र नागभट्ट द्वितीय अपनी शक्तियों को संगठित कर रहा था और अपनी शक्ति बल को संगठित करके, एकत्रित करके वह पुनः एक बार धर्मपाल पर अटैक किया। धर्मपाल पर अटैक करने के बाद नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित कर दिया और चक्रा युद्ध को कन्नौज की सत्ता से हटा दिया। इसके फलस्वरूप भी धर्मपाल ने अपनी सत्ता की बागडोर को डगमगाने नहीं दिया, उसे मजबूती से उसे अक्षुण्ण बनाए रखा है। फिर इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव का पुत्र गोविंद तृतीय ने भी ना मतलब गोविंद तृतीय ने धर्मपाल पर अटैक किया और धर्मपाल को पराजित कर दिया। लेकिन गोविंद तृतीय के जाने के तुरंत बाद ही, गोविंद तृतीय के कन्नौज से जाने के तुरंत बाद ही अपनी खोई हुई शक्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान को शीघ्र ही यह प्राप्त कर लिया और यह संपूर्ण उत्तर भारत के संपूर्ण साम्राज्य का राजा बन बैठा है। इस प्रकार अपनी महानता का परिचय देने के लिए धर्मपाल ने स्वतंत्र सम्मानजनक उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की धारण की। उपाधि कौन सी धारण की? उपाधि यार देखिए, परम भट्टारक टोरक ना हो,
भट्टारक कौन है? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। एक बात खूंटे गठिया लीजिए, खूंटा ना होखा लुग्गा कहता, रुमाली में नहीं तो चरा में नहीं तो गमछा में नहीं तो ओढ़नी में गठिया ल कि जब छोड़ब तो अखिया फे लौकी। जब कौनो राजा शासक परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर का उपाधि धारण कर तो इससे पता चलेगा कि यह एक स्वतंत्र राजा था, यानी यह किसी के अधीन शासन करने वाला राजा नहीं था, यह स्वतंत्र राजा था जो अपने दम पर शासन करता था। इसके बाद आता है कि धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध शासक था। उसके लेखों में यानी धर्मपाल का जो खालिमपुर अभिलेख है उसमें उसे परम सौगात कहा गया है। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार धर्मपाल ने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की। कितना? 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की तथा भागलपुर कहाँ हो? यो बिहार का जिला कहाँ हवे? बिहार का जिला। भागलपुर अभिलेख जो है नारायणपाल का, किसका है? नारायणपाल का। पीछे बताए, रिपीट कर लीजिएगा एक बार। नारायणपाल का जो लेख है इसमें बताता है, भागलपुर अभिलेख से पता चलता है कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो उस समय बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक प्रसिद्ध केंद्र था। आजकल यह जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है यह बिहार के भागलपुर जिला के कालगांव में स्थित है ना? है कि नहीं है? तो इस प्रकार यह जो धर्मपाल था यह एक न्यायप्रिय शासक, पराक्रमी, साहसी, शक्तिशाली एवं महान शासक था। ठीक ना? अतः हम यथोचित समय पर यथासंभव स्थान पर अपनी वाणी को विराम करने का थोड़ा सा किन्नी चुका बुट्टी मुका विराम करने का कष्ट देते हैं।